सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 8 वीर का सम्मान के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उन्होंने अध्ययन किया था द्वारपाल का प्रवेश होता है। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। द्वारपाल प्रवेश करता है और कहता है, महाराज की जय हो। राजा पुरु, कहो द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो। द्वारपाल आता है और महाराज की जय जयकार करते हुए प्रवेश करता है। तभी राजा पुरु उससे कहते हैं, द्वारपाल क्या सूचना लाए हो, अर्थात युद्ध संबंधी क्या सूचना है। यवनराज सिकंदर की क्या गतिविधि है। उन सभी गतिविधियों से अवगत होने के लिए राजा पुरु उनसे द्वारपाल से कहते हैं। द्वारपाल, महाराज सिकंदर का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। तभी द्वारपाल राजा पुरु को संदेश देते हैं कि सिकंदर का दूत अर्थात यवनराज सिकंदर के दूत आपसे भेंट करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। राजा पुरु, उसे यहाँ उपस्थित करो, अर्थात उसे इस मंत्रणा गृह मीटिंग रूम में उपस्थित करो। द्वारपाल, जैसी आज्ञा महाराज। महाराज पुरु अपने द्वारपाल से कहते हैं कि द्वारपाल क्या सूचना अर्थात संदेश लाए हो। तो द्वारपाल बताते हैं कि महाराज सिकंदर का दूत आपसे भेंट करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। दूत अर्थात संदेश वाहक। द्वारपाल कहते हैं, जैसी आज्ञा महाराज, और वह अभिवादन करते हुए अपने महाराज से आदेश लेते हुए वह वहाँ से चला जाता है। द्वारपाल जाता है और थोड़ी ही देर में दूत को लेकर पुनः आता है। दूत मंत्रणा गृह में पहुँचता है और सिर झुकाकर अर्थात अभिवादन करते हुए कहता है, महाराज की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अर्थात पुरु महाराज की सेवा में सादर प्रणाम है। राजा पुरु, कहो दूत क्या समाचार है। राजा पुरु उससे पूछते हैं कि क्या संदेशा लेकर आए हो। दूत कहता है, महाराज मुझे यवनराज ने आपकी सेवा में भेजा है। अर्थात हे महाराज, मुझे यवनराज सिकंदर ने आपके पास भेजा है। उनका संदेश है कि गांधार राज आम्भी के समान आप भी यवनराज की अधीनता स्वीकार कर लें। दूत कहता है कि महाराज सिकंदर का संदेश यही है कि गांधार राज आम्भी के समान आप भी यवनराज की अधीनता स्वीकार कर लें। इतनी बात वह कहता है। तभी सेनापति रोष में अर्थात क्रोध में तलवार खींचकर, बस आगे कुछ मत कहना, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। तभी सेनापति क्रोधित होते हुए उसके रुकने का आदेश दे दें और कहते हैं, इसके आगे कुछ मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। आचार्य, सेनापति यह मत भूलो कि दूत का वध नहीं किया जाता है। आचार्य रोकते हैं और सेनापति को कहते हैं कि सेनापति यह मत भूल जाओ कि दूत का वध नहीं किया जाता है, दूत को क्षमा प्रदान किया जाता है। सेनापति, मुझे क्षमा करे आचार्य, यानी मुझे माफ़ कर दे आचार्य। मैं इस दूत के मुख से ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर नियंत्रण खो बैठा था। मैं इस दूत के अर्थात इस संदेश वाहक के मुख से ऐसी अपमानजनक बातें सुना कि हम भी अपने आप को
सिकंदर के कर लें, यानी सिकंदर की गुलामी स्वीकार कर लें। ऐसी अपमानजनक बातों को सुनकर मैं अपना नियंत्रण खो बैठा था, इसलिए हे आचार्य मुझे क्षमा करें। राजा पुरु दूत अपने यवन राज से कह देना कि हम वितस्ता नदी के तट पर युद्ध के मैदान में उनसे भेंट करेंगे। राजा पुरु उस दूत से कहते हैं कि जाओ दूत, अपने तुम महाराज से कह देना कि हम व्यास और झेलम नदी के तट पर, उसे ही वितस्ता नदी कहा गया है, कि हम वितस्ता नदी के तट पर युद्ध के मैदान में उनसे भेंट करेंगे। अर्थात हमें उनकी अधीनता स्वीकार नहीं है, हम युद्ध करना चाहते हैं और हम उनके साथ युद्ध करके ही, चाहे युद्ध में जो भी हो, हम उसके अनुसार ही फैसले का स्वागत करेंगे। दूत सिर झुकाकर चला जाता है। दूत अपनी बात स्वीकार करके फिर नमन करते हुए वहाँ से चला जाता है। आचार्य, सेनापति अब देर करना उचित नहीं है, शीघ्र जाओ और अपनी सेना को तैयार करो। आचार्य तभी कहते हैं, सेनापति को आदेश देते हैं कि अब देर करना उचित नहीं है, शीघ्र जाओ सेनापति और अपनी सेना को तैयार करो। सेनापति कहता है, जो आज्ञा आचार्य, यानी जो आदेश हो आचार्य, उस आदेश का पालन किया जाएगा। अभी तक प्रथम दृश्य में हम लोगों ने देखा कि आचार्य, इंद्रदत्त, राजा पुरु और सेनापति आपस में वार्तालाप करते हैं कि आम्भिराज सिकंदर की जो गुलामी थी उसको लोग स्वीकार कर लिए थे और वहाँ के लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया। वहाँ के लोगों का मानना था कि सिकंदर एक आंधी के समान आया है और आंधी के समान ही लौट जाएगा, इसलिए वह उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए थे। और आम भी चूँकि एक विलासी राजा था, उसने सिकंदर के लोभ लालच में आकर विलास को देखते हुए वह उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। दूत को जो वापस किया गया था, कि दूत जो आया वह सिकंदर का संदेश लेकर आया था कि सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन राजा पुरु ने उनसे कह दिया कि हम युद्ध में ही उनसे मुलाकात करेंगे, अर्थात युद्ध के मैदान में ही हम उनसे अब मुलाकात करेंगे। अब आगे दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरे दृश्य में केकय की सेनाएं वीरता से लड़ी पर अंततः हार गईं। अर्थात केकय राज्य की जो सेनाएं थी बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ी और उस युद्ध में हार गई। राजा पुरु को बंदी बना लिया गया। राजा पुरु को बंदी वेश में सिकंदर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सिकंदर उस वीर के सम्मान में उठकर खड़ा हो गया और उसे अपने सामने बिठाया। अर्थात दूसरे दृश्य में यह दिया गया है कि केकय और यवन राज की दोनों प्रांतों की सेनाएं लड़ी, दोनों देशों की सेनाएं लड़ी और केकय की जो सेनाएं थी वह बड़ी ही वीरता और बहादुरी के साथ लड़ी, परंतु हार गए। राजा पुरु को भी बंदी बना लिया गया। राजा पुरु को बंदी बनाकर जब सिकंदर के सम्मुख उसके सामने उसे उपस्थित किया गया तो सिकंदर राजा पुरु के वीरता के सम्मान में उठकर खड़ा हो गया और उसे अपने सामने बिठाया। सिकंदर, कहिए केकय राज, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तभी सिकंदर कहता है, कहिए केकय राज, अर्थात राजा पुरु, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, अर्थात आप क्या चाहते हैं। राजा पुरु कहते हैं, जैसा एक वीर राजा दूसरे वीर राजा के साथ करता है यवन राज, अर्थात हे राजन, आप एक वीर के जैसा ही मेरे साथ व्यवहार करिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, जैसा आपको उचित लगे वैसा व्यवहार कीजिए। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सिकंदर जो है
ये सिंहासन पर बैठा हुआ है और राजा पुरु को सेना यह बंदी बनाकर ले आए हैं। और वही बातें होती है। सिकंदर राजा पुरु से कहते हैं कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। एक कहावत होती है ना कि बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वही बातें सिकंदर राजा पुरु से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो राजा पुरु कहते हैं, हे यवनराज, एक वीर के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे देखा जाए। सिकंदर, आप सचमुच वीर हैं कैकयराज। मैं आपकी वीरता की बड़ी कद्र करता हूँ। मैं आपके साथ एक वीर राजा के समान ही व्यवहार करूँगा। सिकंदर कहता है, सचमुच आप वीर हैं राजा पुरु, मैं आपकी वीरता की बड़ी कद्र करता हूँ। यानी आपकी वीरता को मैं बड़े सम्मान के साथ देखता हूँ। मैं आपके साथ एक वीर राजा के समान ही व्यवहार करूँगा, अर्थात मैं आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। जैसे वीर राजा का सम्मान होना चाहिए वैसा ही मैं आपके साथ करूँगा। सैनिकों, वीर राजा पुरु के बंधन खोल दो। और सैनिकों को आदेश देता है सिकंदर कि वीर राजा पुरु के बंधन को खोल दिया जाए, हथकड़ियाँ जो बांधी गई है वो अलग कर दिया जाए। सैनिक हथकड़ी बेड़िया खोलते हैं और सैनिक तुरंत हथकड़ी और बेड़िया जो बांधा गया है उनके पैरों और हाथों में उसको खोलते हैं। दरबारी यवन राज की जय, राजा पुरु की जय। तभी दरबारी सभी मिलकर यवन राज सिकंदर की जय जयकार मनाते हैं और राजा पुरु की जय जयकार मनाते हैं। सिकंदर अपने मंत्री से कहता है, हमारी ओर से राजा पुरु को उपहार भेंट किए जाएं, अर्थात हमारी ओर से मंत्री महोदय राजा पुरु को सम्मान पूर्वक उपहार भेंट किया जाए। राजा पुरु कहता है, आपके इस व्यवहार के लिए कृतज्ञ रहूँगा। हे राजन, हे यवनराज सिकंदर, मैं आपके इस व्यवहार के लिए सदा अभिमानी रहूँगा, सदा कृतज्ञ रहूँगा। मैं आपकी इस कृपा को सदैव स्वीकार करूँगा। राजा पुरु कहता है कि हे महाराज, आपके इस व्यवहार के लिए मैं सदैव एहसानमंद रहूँगा, मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा। तभी पटाक्षेप होता है, अर्थात पर्दा गिरता है और एकांकी समाप्त होती है। इस एकांकी में हमने देखा कि मुख्य रूप से दो दृश्य थे। दो दृश्यों में पहले दृश्य में बताया गया है कि पहले दृश्य में राजा पुरु, उनके सेनापति और आचार्य इंद्रदत्त आपस में मंत्रणा करते हैं आम्भीराज के आत्मसमर्पण की बात को आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान द्वारपाल आता है और उनको संदेशा देता है कि यवनराज सिकंदर के दूत आए हुए हैं। तो दूत को मंत्रणा गृह में बुलाया जाता है और दूत महाराज सिकंदर के संदेश को सुनाता है। तभी सेनापति क्रोध में आकर उसे कहते हैं, आचार्य सेनापति उसे रोक देते हैं। राजा पुरु उस दूत से कहते हैं कि जाओ अपने महाराज सिकंदर से कह देना कि युद्ध के मैदान में अब हम मुलाकात करेंगे। यह प्रथम दृश्य था। और दूसरे दृश्य में यह दिखाया गया है कि राजा पुरु और यवनराज की सभी सेनाएं आपस में लड़ी। अंततः राजा पुरु की सेनाएं हार गई। राजा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। तभी सिकंदर राजा पुरु की वीरता की महानता को देखते हुए उनकी कद्र अर्थात इज्जत सम्मान में उसके वीर राजा के साथ व्यवहार करता है और उन्हें बंधन से मुक्त करते हुए उन्हें उपहार देकर विदा कर देता है। यहीं पर इस एकांकी का समापन हो जाता है।